दोस्तों आज हम 6 क्लास की जियोग्राफी की एनसीईआरटी से नोट्स बनाना सीखेंगे। पॉलिटी की एनसीईआरटी जो हमारी चल रही है, हमने 10th क्लास तक एनसीईआरटी से नोट्स बनाना सीख चुके हैं पॉलिटी की। आज हम जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी की 6 क्लास की एनसीईआरटी से। हम देखते हैं जियोग्राफी की 6 क्लास की एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं। इसमें दोस्तों 8 चैप्टर है और आज हम कुछ चैप्टर से नोट्स बनाना सीखेंगे। फर्स्ट चैप्टर, ये देखिए, सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुल खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ देखते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। कुल खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यह हमारा सौरमंडल है। हम इसमें देखेंगे, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफी शब्द का अर्थ है लिखना। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के नज़दीक है। अपनी कक्षा के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंड 2003 सिरस तथा प्लूटो
बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। दोस्तों, हमें पूरी बुक नहीं ऐसे नहीं लिखना है, हमें अपनी भाषा में लिखना है, छोटे छोटे नोट्स बना कर, जिसे हम आसानी से पढ़ सकें। अगर हम जूगा तो ऐसे ही उतार देंगे पूरी फुल किताब को, तो हम नोट्स नहीं बना पाएंगे अच्छे से, तो वे नोट्स अच्छे नहीं होंगे, हमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम इसमें बहुत कम छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, जिससे हम जल्दी से इन्हें समझ सकें। ये तो सिर्फ समझने के लिए है, आप इतने इसमें से अपने छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। पृथ्वी आकार में यह पांचवा, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभा कहा जाता है। भूआभा का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। रोचक तथ्य: नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। माल उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है यह एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब देखते हैं पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर नीला ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा को देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की तुलना कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इस लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो मैदान की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। शुद्ध ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर देखने पर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैस की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी सिर्फ ब्रह्मांड का निर्माण करती है। सिर्फ यहाँ तक बनाने हैं हमें नोट्स। ओके, ये तो सिर्फ पढ़ लेना है हमें अपनी जानकारी के लिए, और सब पढ़ लेना है।
हम नेक्स्ट चैप्टर पे आकाश, अक्षांश एवं देशांतर। नंबर 2, एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष के पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 22.5 डिग्री उत्तरी में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा विषुववृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर ध्रुववृत्त विषुववृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुववृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित टैंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश पर स्थित है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये ऊर्ध्वाधर है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, यह इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 देशांतर होता है। आगे चलते हैं। आगे देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्न हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व
को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, पृथ्वी की गतियाँ। ओके, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे परिदीप्तिवर्त कहते हैं। ओके, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन या घूमती है। हम देखते हैं पीछे कुछ रह तो नहीं गया, हम ये देख लेते हैं। नहीं, हमने सब कुछ पढ़ लिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कौन से चैप्टर पे थे हम? थर्ड चैप्टर पे हमने ये पढ़ चुके थे हम। ये रहा पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ओके, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं। ओके, इसमें ये सब कुछ दिया गया है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ओके, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मानचित्र। मानचित्र में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे पढ़ लेना है। ये हमारे लिए पढ़ने के लिए सही है। इससे हमें कोई नोट्स नहीं बनाने हैं इस चैप्टर से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जलमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल
जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परत का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। दोस्तों, आज हम यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जो हम अगर कंप्लीट चैप्टर करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के चैप्टर करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक नोट्स बनाते हैं। आप इन सब चैप्टर के नोट्स बनाएं। हम नेक्स्ट चैप्टर में इससे आगे की वीडियो कंप्लीट करेंगे, इससे आगे के चैप्टर सारे कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको संविधान के नोट्स बनाने सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आपको संविधान के नोट्स भी मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।